नमस्कार। इस विशेष इंटरव्यू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल दो ही मुद्दों की चारों तरफ चर्चा हो रही है, एक यूक्रेन में चल रहा युद्ध और दूसरा उत्तर प्रदेश में चल रहा चुनावी युद्ध। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चुनावों की बात करें, तो इस समय हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि इस बार चुनावों में क्या होने वाला है। नड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल जो भी मिलता है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि चुनावों में क्या होने वाला है। आपसे भी हमारा पहला सवाल यही है, चुनावों में क्या होने वाला है। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में तो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, तो आपका अपना विश्लेषण अभी तक क्या है? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हैं। 5 राज्यों में हम 4 स्थानों पे सरकार में हैं और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में और मणिपुर में हम चारों स्थानों पर सरकार बना रहे हैं और अच्छे तरीके से बना रहे हैं, कंफर्टेबली बना रहे हैं। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, वहाँ हमको पहली बार ये मौका मिला है कि हम 117 सीटों में अब 65 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हमें मौका नहीं मिला। हम वहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे और 117 सीटों में हमको लगभग 23 सीटों में हम लड़ते थे, वो भी शहर के कुछ इलाकों में, और वो भी देखा जाए तो एक पंजाब के एक इलाके में ज़्यादा तक हम सीमित थे। इस बार हमको मौका मिला है कि हम सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ले जा सकें, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन 4 राज्य जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में हम बहुत कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं, मणिपुर में हम सरकार बना रहे हैं और गोवा में। मैं इस चुनाव में एक विशेष बात देखता हूं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि अक्सर लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। ये नई शब्दावली मोदी जी के 2019 के चुनाव के बाद आई, प्रो इनकम्बेंसी, और ये प्रो इनकम्बेंसी हमको चारों स्टेट्स में देखने को मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं होती है कि जब सरकार किसी की होती है तो प्रश्न भी उसी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन उत्तर भी उसी पार्टी के पास है, उत्तर भी सरकार से ही लोग ढूंढ रहे हैं। इसलिए गोवा की बात करें, हम लगभग 10 साल से सरकार में हैं और गोवा की तस्वीर एकदम बदली हुई है। आज आपको दिखेगा कि वहाँ विकास एकदम धरती पर दिखता है, लोगों का एम्पावरमेंट धरती पर दिखता है। स्टेट छोटी है, कंस्टिट्यूएंसीज भी छोटी हैं, कम वोट में ही बहुत कुछ अंतर पड़ता है, लेकिन उसको स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना ये पार्टी की जिम्मेवारी होती है और आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो जो विकास के काम हुए हैं वहाँ पर, और जिस तरीके से मोदी जी का उत्तराखंड पर के लोगों में जो स्थान है वह, और उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार में लोगों का मानना है कि मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद उत्तराखंड को रहा है, इसलिए वहाँ पर एक प्रो इनकम्बेंसी हमको देखने को मिली। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी का आशीर्वाद रहा और योगी जी ने उसको धरती पर इम्प्लीमेंट किया। चैलेंजेस बहुत आए, कोरोना था, 10 और इश्यूज थे, लेकिन सभी चैलेंजेस को मीट आउट करते हुए आज प्रो इनकम्बेंसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जा रही है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और भी सुधीर जी जोड़ना चाहूँगा कि हर बार चुनाव में एक चुनाव के पहले एक हल्ला किया जाता है कि लूज कर जाएंगे, या इस बार तो गए। हाँ, इस बार तो गए। आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़के देख ली, समाजवादी पार्टी बीएसपी ने एक साथ चुनाव लड़ करके देख लिया। अब इस बार वो आरएलडी के साथ कर रहे हैं जिसकी ताकत ही सीमित स्थान पर सीमित है, तो उनकी इच्छा है, हम मना तो कर नहीं सकते हैं। और इस तरीके का चुनाव में हर को बोलने का अधिकार तो होता ही है, हल्ला तो बोला ही जाता है, लेकिन 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, लेकिन उत्तर प्रदेश पर क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें हैं और दिलचस्पी भी है, वहाँ पर ग्राउंड से जो रिपोर्ट आती है वो ये है कि बिल्कुल इस बार कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और अखिलेश यादव ने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है और उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, उनकी जो इंजीनियरिंग है, उस आपके जो इंजीनियर्स हैं वो इस बार उनका मुकाबला नहीं कर पाए। देखिए, उन्होंने हमेशा सोशल इंजीनियरिंग की, मैंने पहले बताया, बीएसपी के साथ संबंध जोड़ा, कांग्रेस के साथ संबंध जोड़ा, अब आरएलडी के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। मैंने
पहले भी मैंने इसको कई बार कहा है कि ये लोग पॉलिटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह लेते हैं और ये न्यूमेरिकल जोड़ घटाव करते हैं। ये भूल जाते हैं कि पॉलिटिक्स केमिस्ट्री है और लोग नेता मिल सकते हैं, नेता पार्टियां मिल सकती हैं, वोटर नहीं मिलता है। ज़माना बहुत बदल चुका है। एक समय में सुधीर जी ऐसा था कि कोई गांव का प्रधान बोल देता था तो वो गांव के वोट का ठेकेदार होता था और वो उधर वोट पड़ जाते थे। और ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीएसपी हो, इन्होंने ठेकेदारों के माध्यम से ही पार्टियां चलाई। इनका कोई संगठन का स्ट्रक्चर रहा नहीं है। ये ठेकेदारों के ही पीयर्स के माध्यम से चलती थी और सरकार में आने के बाद सरकार के बेनिफिट्स उन प्रधानों को तक पहुंचाते थे और वो मालामाल भी होते थे और वो नीचे इन सब चीज़ों को चिंता करते थे। भारत की राजनीति मोदी जी के आने के बाद बदल गई, संस्कृति बदल गई है। अब की स्थिति ऐसी है कि वोटर खुद पहचानता है कि उसने वोट किसको देना है और वो किसके साथ सुरक्षित है। और पहले अभी आज वोटर क्या कहता है, जैसा मालिक कहें इस तरीके की बात कहता है। अभी विचार नहीं किया गया है, लेकिन वो बहुत सजग है अपने राइट्स के प्रति और वो कहने के बावजूद भी, इन लोगों के कहने के बावजूद भी वोट नहीं देता है। इसीलिए ये 3 बार फेल हुए। बीएसपी के साथ भी फेल हुए, कांग्रेस के साथ भी फेल हुए, अब आरएलडी के साथ भी ये फेल हो गए, क्योंकि इनको लगता है कि नेता मिल जाने से और पार्टियां मिल जाने से वोट नीचे मिल जाते हैं। केमिस्ट्री लोगों की आज मोदी जी के साथ बैठ रही है। केमिस्ट्री लोगों की आज योगी जी की सुरक्षा के साथ मिल रही है और लोग सुरक्षित चाहते हैं अपने आप को। लेकिन इस बार जब पहले और दूसरे चरण का चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, तो ये कहा गया कि खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि मुसलमान वोटर ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के साथ, एक तो वो बटा नहीं, उसने एक जगह वोट डाला और कंसोलिडेट हो गया, दूसरा दूसरी जातियों के लोग बट गए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये जो योजनाएं हैं ये मुस्लिम वोटर तक नहीं पहुंची? वो आपके साथ क्यों नहीं आया? और जो फिर ये भी एक बात चले कि योगी जी का जो फॉर्मूला है वो 80-20 वाला है, यानी इस 20% को तो छोड़ ही दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो कंसोलिडेशन हुआ एक तरफ। नहीं, देखिए, इस पर इसके उत्तर देने में मुझे शब्दावली पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम विभाजन और विघटन की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसलिए हम सबको साथ ले जाना चाहते हैं। हमारे जो विरोधी हैं वो हमारे बारे में कुप्रचार लंबे समय से कर रहे हैं और उन्होंने एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमसे अलग रखने का भरपूर प्रयास किया है। वो सफल भी होते हैं, चुनाव में भी सफल होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। और हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि आयुष्मान भारत को जिसको हम दे रहे हैं उसका धर्म क्या है। हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अगर हम दे रहे हैं तो इसमें कितने धर्म के कितने लोगों को मिला है, कितनी जाति को मिला। ये हमारे पूछने और काम करने का तरीका नहीं है। हम गरीब का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं और उसमें वो उस धर्म से भी संबंधित लोग आते हैं और ये अच्छी बात है। देश मजबूत होगा हमारे तरफ से। वो आज हमको वोट नहीं दे रहे हैं। मेरा ये, सुधीर जी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ और मेरा ये मानना है कि देर सवेर उनको समझ में आएगा कि उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपने, जाहिर है सड़कें बनाई हैं, सबके लिए बनाई हैं, योजनाएं सबके लिए हैं, लेकिन तब भी एक वर्ग ऐसा है जो कि धर्म के नाम पर जो वोट देता है और वो आपके पास नहीं आता? हाँ है, ऐसा है, वो अपने ढंग से। लेकिन भारत का समाज बहुत बड़ा समाज है और बाकी सब लोग देते हैं और हमारा उसके बावजूद भी कोई उनके प्रति कोई नकारात्मक रवैया या ऐसा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि टुडे और टुमारो दे आर गोइंग टू कम इन अवर फोल्ड, बिकॉज हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर चल रहे हैं। आज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पिछली इलेक्शन में भी उनका वोट नहीं मिला होगा, लेकिन हमारा कोई उनके प्रति कोई एटीट्यूड में कोई परिवर्तन आया हो, ऐसा नहीं है। हमको चुनाव जीतने के लिए बाकी लोग जो भी हमको समर्थन दे सकते हैं, हम किसी जाति विशेष को एड्रेस करके नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो एक, जब आप अपना कैनवस बड़ा कर देते हो तो छोटे कैनवस में अगर कोई कहीं पर थोड़ी सी दिक्कत भी आती है तो
तो वो बड़ा कैनवस कवर कर लेता है। आपको कभी ऐसा लगता है कि इस डिवीजन की वजह से बीजेपी असल में 80 नंबर की परीक्षा अटेम्प्ट कर रही है और आपका जो विरोधी है वो 100 नंबर की परीक्षा अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि आपका 20 नंबर का सवाल तो छूट ही गया? नहीं नहीं नहीं, हम तो 100 नंबर का अटेम्प्ट करते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा हमारी भाषा में, हमारी बातचीत में हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए हम 100% का, ये हम जानते हैं कि 20% का उत्तर हमको नहीं मिल सकता या हमारे फेवर का नहीं जा सकता है, लेकिन हमारे विरोधी तो 20% का ही अटेम्प्ट करते हैं। बाकी तो समझते हैं कि जो जिस बाकी 20 कंसोलिडेटेड है और 80 में विभाजन करना है। हाँ, तो वो उस तरीके से देखते हैं, उनके देखने का नजरिया ये है। लेकिन मैंने कहा कि केमिस्ट्री भारी पड़ती है मैथमेटिक्स पे। जी, मायावती इस बार कहीं ज्यादा नजर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि मायावती का एक्टिव ना रहना, और क्योंकि उनको, और इस बार मुसलमान वोट उनकी तरफ कम गया या हो सकता है ना भी गया हो, उससे आपको नुकसान हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कभी भी किसी दूसरे के वोट पर हम खड़े होते हों, ये हमारा तरीका नहीं है। इसलिए हम अपने ही कार्य के आधार पर ही हम लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो राजनीति की अभी तक, जो बीएसपी की राजनीति है, वो जाति की राजनीति है, उस पर उनका कंट्रोल तो रहा ही है। तो वो वही तो, मायावती जी पहले कौन सा बहुत बड़ी जनसभा करती थी, एक सभा करती थी, 2 सभा करती थी, डायरेक्शन देती थी, नीचे तक वो डायरेक्शन जाता था, उनके पर्टिकुलर जो जाति के लोग, जो उनका समर्थक वर्ग था, वो उनको वोट देता था। हाँ, अब फर्क इतना आ रहा है कि हमारे काम करने के तरीके से मोदी जी की योजनाओं ने उनके जीवन में भी जो फर्क लाया है, वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। लेकिन बाय एंड लार्ज उनके पास जो वोट का समर्थक है वो उनके साथ ही है, तो उससे कोई नुकसान होगा या इस तरीके का, ऐसा हम नहीं देखते हैं। देर सवेर आएगा तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और बयान मायावती जी दे रही हैं, पहली बार हमने उन्हें बीजेपी की तारीफ करते हुए या बीजेपी पर ना हमला बोलते हुए हमने देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और मायावती के बीच में भी आपके बड़े मधुर संबंध पहली बार देखने को मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा और नहीं आपने शायद उनके जीवन पर भी काफी, उनके जीवन में भी सकारात्मक असर आ गया आपकी योजनाओं का। वो भी खुश हैं? वो हो सकता है, उनके समर्थक उनको बताते होंगे कि उनके जीवन में परिवर्तन आया है और उनको ऐसा लगता होगा। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होती है कि हम हमेशा उस पर अटैक करते हैं जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी होता है। और इसलिए हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से, हम मणिपुर में कांग्रेस पर बोल रहे हैं, हम गोवा में कांग्रेस पर बोलते हैं, हम उत्तराखंड में कांग्रेस पर बोलते हैं, हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर बोलते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है कि जो हमारा मुख्य विपक्षी दल है उसको हम घेरे में लेते हैं और उसके साथ ही हम विषयों को रखते हैं। और जैसा मैंने कहा कि देर सवेर वो फोल्ड हमारे पास आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री मजबूत हो रही है और लोगों को बेनिफिट होकर के वो एम्पावर हो रहे हैं। अब एक सवाल वो जो पत्रकार से लेके नेता से लेके जनता तक सब पूछ रहे हैं, वो ये कि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कम आई पहले से, जो कि लगता है कि कम आएंगी, पहले जितनी तो नहीं आएंगी, तो क्या योगी जी तब भी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हम योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें अगर का सवाल ही कोई नहीं है। उनके ही नेतृत्व में और वही नेता होंगे। और वैसे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करता है, मोहर तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगी, लेकिन हाँ, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री अगले होंगे। और अगर का सवाल नहीं होता, मान लीजिए 210 220 सीटें आती हैं, हम कंफर्टेबल होंगे आराम से। हम तो 300 पार की बात कर रहे हैं और हम 300 पार की तरफ जाने की स्थिति में आ रहे हैं। तो इस बार चुनाव में ना तो हाथ है और ना हाथी है, जैसी हमारी बात हुई, लेकिन साइकिल है और साइकिल बड़ी होती जा रही है। क्या यही कारण है कि अब अचानक से प्रधानमंत्री के भाषणों में भी और आपके चुनाव प्रचार में भी साइकिल पर अटैक शुरू हो गया है कि साइकिल में बम लगाए जाते हैं, साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया गया है? तो एक नई चीज आपने उठाई है जिससे हो सकता है कि एक वर्ग, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो आपसे और नाराज होगा। देखिए, हमने कहा ना कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हम न किसी के प्रति द्वेष रखते हैं और न ही किसी के प्रति तुष्टीकरण करते हैं।
हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेटर और स्पिरिट में करते हैं। हम किसी वर्ग, हमने कभी किसी धर्म विशेष पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमने देश की सुरक्षा पर कहा है। और देश की सुरक्षा के साथ अगर समाजवादी पार्टी का इतिहास और अखिलेश का इन पर्टिकुलर मुझे दिखता है कि उसने देशद्रोहियों का साथ देने का काम किया है, तो ये बताना हमारी जिम्मेवारी होती है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उन्होंने कहा साइकिल आम आदमी चलाता है। तो कौन कहता है कि आम आदमी साइकिल नहीं चलाता है? लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल का साइकिल नहीं चलाता है, वो अपनी साइकिल चलाता है। समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है यह बम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप 15 टेररिस्ट केसेस, 15 टेररिज्म के केसेस, जिसमें कचहरी बम कांड, जिसमें 3 सीरीज की कचहरी बम कांड हुआ, गोरखपुर का गोलघर का बम कांड जिसमें 3 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ, श्रमजीवी ट्रेन में बम ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट, संकट मोचन वाराणसी में बम ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट में बम ब्लास्ट, रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर गोलियां चलना, 7 सीआरपीएफ के जवान का मारा जाना, और इसी तरीके से अन्य जो बम ब्लास्ट हुए, इनमें जो लोग शामिल हैं जिन पर टेररिज्म के केसेस चल रहे थे और जिनको सजाएं भी हुई हैं, एक को 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास हुआ है, 7 लोगों में से 4 लोगों को सजाए मौत हुई है, 3 को आजीवन कारावास हुआ है। ऐसे लोगों को 26 अप्रैल 2012 को बाय ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ अखिलेश द देन चीफ मिनिस्टर उनके केस विड्रॉ होते हैं, तो उसको जनता के सामने लाना मेरी जिम्मेवारी होती है कि नहीं होती है? ये धर्म के प्रति नहीं है, ये देश के लिए है और ये देश को सजग करने के लिए है। और मेरा आरोप है कि अखिलेश जी ने देशद्रोहियों का साथ दिया, जो इस देश के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उनको बचाने का काम किया है। और मैं ब्लैक एंड वाइट में यह आरोप लगाता हूँ कि रामपुर के जिन लोगों ने AK-56 से अटैक किया और जिसमें शहाबुद्दीन और बाकी लोग इन्वॉल्व थे, उनके केसेस विड्रॉ करने का काम किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विड्रॉ होने से रोका, लीगल प्रोसीजर चला और उनके ऊपर एक्शन हुआ। तो हम कभी भी किसी धर्म के प्रति, और बोलने में भी, हम, आपको मालूम है सुधीर जी, जब कोरोना आया था तो मरकज़ के बारे में कई लोगों ने कहा था। आए एज भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट, उस समय भी हमने स्टेटमेंट देकर के पार्टी के नीचे तक सब लोगों को कहा था कि कोरोना को कोई आप धर्म के साथ ये विषय नहीं होना है, हम इसको कभी करते नहीं हैं और हम इस तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, और हमारा तो मानना है कि उस धर्म के लोग भी देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं और वो हमारा साथ देंगे, आज देंगे, कल देंगे। अब समस्या तब आती है जब अब नवाब मलिक को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, वो भी खास धर्म के हैं और वहां से भी फिर यही नैरेटिव आया। अब यूपी में आपने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, महाराष्ट्र में आपने अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का मुद्दा निकाल दिया और कहा कि ये दाऊद इब्राहिम से मिले हुए थे, और वहां पर भी सेम धर्म है, आरोप भी सेम तरह के हैं। अब विपक्ष के लोग जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि आप इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके, और एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को, विपक्षी नेताओं को एलिमिनेट करने के लिए। तो नवाब मलिक का जो ताजा केस है वो भी उसी बात की पुष्टि करता है। देखिए, सेम कॉम्बिनेशन, सेम फॉर्मूला। हाँ, ठीक है। ये नवाब मलिक को कोर्ट ने कहा ना ईडी को कि आप इसको, इनका इंटरोगेशन कीजिए, तो कोई तथ्य है ना, उन तथ्यों के बारे में कोई विपक्षी दल क्यों नहीं बोलता है? मैंने आपके साथ जितनी भी चर्चा की उसमें मैंने तथ्य बताए कि अखिलेश कैसे इन्वॉल्व है और अखिलेश की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर है। हमने ये नवाब मलिक का ये जो ईडी ने केस, इसको आखिर ईडी ऐसे पकड़ कर तो ले नहीं गई, कोर्ट ने इजाज़त दी, कोर्ट के सामने कुछ कागज़ रखे गए होंगे, उन कागज़ों पर ध्यान दिया होगा। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं।
हम ये नहीं करते हैं कि नहीं अभी इलेक्शन हो रहा है इसलिए इसको रोक दो इलेक्शन के बाद। ये ऐसे कानून नहीं चलते हैं और ऐसे ये हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से काम करती है, उसकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना ये संविधान के तहत रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी होती है। और इसलिए ये एजेंसीज बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं और तथ्यों के ही आधार पर उनको रिमांड मिली है। अब दीगर बात है, अलग बात है कि जब किसी के ऊपर आरोप राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ जुड़ने का होता है तो ये जो अपने आप को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल बोलते हैं, इनके पेट में पीड़ा क्यों होती है, इनको तकलीफ क्यों होती है? और अगर आपको तकलीफ होती है तो जनता के पास पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी भी होती है। इसी तरीके से आप देखिए कर्नाटक में अब हिजाब का जो है बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, विवाद हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी का और सरकार का भी क्या व्यू है? कर्नाटक की सरकार तो कह ही रही है हाई कोर्ट में, लेकिन आपका देखिए, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा करना और संविधान को मानना और मनवाना ये हमारी जिम्मेवारी होती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें धार्मिक भावनाएं दोनों तरफ से उभरती भी हैं, उभर भी सकती हैं। एज रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये जिम्मेवारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और ये मामला न्यायालय में है और न्यायालय के पर हमारा विश्वास है। न्यायालय जो भी फैसला करेगा उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जब न्यायालय ऐसे सेंसिटिव मामले में अपने वक्तव्य को उसने सुरक्षित रखा है या उस पर विचार कर रही है तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता के रूप में हमारे लिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हाँ, हम इतनी एश्योरेंस जरूर देते हैं कि वी विल रिस्पेक्ट एंड वी रिस्पेक्ट द जुडिशियल प्रोसीजर और सबसे हमें अपील करते हैं कि हमें धार्मिक उन्माद को न बढ़ाना चाहिए न उसको हमको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाना चाहिए। व्यक्तिगत मत हो सकते हैं लेकिन हम न्यायालय के लेकिन आप ये मानेंगे कि स्कूलों में यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए? ये तो देखिए हर इंस्टीट्यूशन, हम सब स्कूल में गए और हमने कभी इस तरह की चीजें फेस नहीं की, अब अचानक हम ये देख रहे हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं अगर इस पर कुछ वक्तव्य देता हूं तो वह एक तरीके का एक हमारी पार्टी का मन दिखता होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं एवरी ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंटरनल डिसिप्लिन के सिस्टम्स हैं। उन इंटरनल डिसिप्लिन के सिस्टम्स को फॉलो करना, किसी को भी उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना हो तो करना चाहिए, लेकिन लेट अस वेट फॉर द जजमेंट टू कम फ्रॉम द और द व्यू ऑफ द कोर्ट, क्योंकि हम न्यायालय से चलने वाले, संविधान पर चलने वाले लोग हैं। इसमें भी पीएफआई जैसी संस्थाओं का नाम फिर से आ रहा है और ये बात आ रही है कि यही लड़कियां पहले बिना हिजाब के आती थी, अब अचानक से कोई है जो उनको भड़का रहा है, तो और वो भी दक्षिण भारत में, तो इसके पीछे कोई आप खास डिजाइन देखते हैं कि ये एक? देखिए, डिसइंटीग्रेट करने वाली फोर्सेस हमेशा एक्टिव रहती हैं, वो तरह तरह से नए नए तरीके से आती हैं। हम इस पर टिप्पणी करें इसकी आवश्यकता नहीं, हमें सजग रहने की जरूरत है, लेकिन हमारी जो स्टेट की भी और सेंटर की भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन सब चीज़ों को सुधीर जी बिल्कुल क्लियरली लेकर के आएंगी और उनसे ही पता चलेगा कि डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस की डिज़ाइन क्या है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये तो रिटन ऑन वॉल है कि एक समय में ये सिमी ऑर्गेनाइजेशन होता था, सिमी ऑर्गेनाइजेशन के बॉम्ब ब्लास्ट से संबंध साफ सामने आए, सिमी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर्स के पास आरडीएक्स भी पकड़ाया, बाकी भी पकड़ाया, टाइम बॉम्ब्स भी पकड़ाए, बाकी भी सारी एक्सप्लोसिव्स पकड़ाए। सिमी बैन हुई, बैन होने के बाद ये नया संगठन बना, वही लोग नए रूप में आए हैं, लेकिन इस पर कमेंट और एक इसके बारे में वक्तव्य कोई जो हमारी सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो फैक्ट्स के साथ रखेंगी और जनता को बताना फिर हमारी जिम्मेवारी होगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है और देश की दुनिया में आवाज़ बनी है और दुनिया भारत की आवाज़ को सुनता है, मोदी जी की आवाज़ को सुनता है। इसके चलते बहुत लोगों को दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि भारत मजबूत हो, वो कई तरीके से डिज़ाइन करते रहते हैं। वो पंजाब में भी करते हैं, वो अन्य स्थानों पर भी करते हैं।
कई कई संगठनों के नाम से करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट को आप देखिए, आज से 2014 के पहले किस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया था, लेकिन मोदी जी ने मेन स्ट्रीमिंग की कि नहीं की, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अडॉप्ट की कि नहीं की। 1500 से ज़्यादा मिनिस्ट्रियल टूर्स नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। 50+ टाइम, हाफ सेंचुरी टाइम नॉर्थ ईस्ट का विजिट भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। यही यूपीए में जो प्रधानमंत्री असम से जीत करके आए, वो 2 से 3 बार नहीं गए नॉर्थ ईस्ट। तो और इसमें डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस को मजा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आज वो इंटीग्रेटेड और बिल्कुल एक ताकतवर भारत का के मेन स्ट्रीमिंग के साथ हमारे को वो स्टेट्स दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। यहीं पर पहले इंसर्जेंसीज थी, यहीं पर कितने ग्रुप्स वर्क करते थे। जो भी ग्रुप वर्क करता था वो हमेशा देश को डिसइंटीग्रेट करने के लिए वर्क करता था। आज वो सारे मेन स्ट्रीमिंग में हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह चीज़ जो लोग देश को मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए ये तकलीफ का विषय है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दलों को इसकी समझ न होते हुए वो भी कभी इनसे सुर से सुर मिला करके बातें करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इस तरीके के डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस नहीं चलेंगी। और हम जैसे मानते हैं कि भारत एक आत्मा है और एक संपूर्ण तरीके से भारत एकात्म है। अब इसके अंदर कोई स्लीपिंग सेल्स, कोई बैड सेल्स, तो एंटीबॉडीज बनाना भी हमारा ही काम है और देश को मजबूत रखने के लिए तैयारी करना ये भी हमारा काम है, हम करेंगे। आपने पंजाब का जिक्र किया, अब पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में आप अकेले लड़ रहे हैं, तो अच्छा है, आपका एक नेट प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ ठहरते हैं पंजाब में। पंजाब में जो स्थिति सामने आ रही है, अगर मान लीजिए आप और अकाली दल दोबारा से सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, अगर हंग असेंबली हुई, तो क्या आप हाथ मिलाएंगे एक साथ फिर से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने एनडीए में किसी को भी भेजने का तय नहीं किया था। हम किसी को भेजते नहीं हैं, हम सबको साथ रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। अब आपने अकाली दल की बात की है, जब हमको अकाली दल के साथ समझौता करते हुए अपनी पार्टी के विकास को भी समझौता करना पड़ा, तब भी हमने अकाली दल के साथ अपने रिश्ते मेंटेन किए, क्योंकि हमने माना कि हमसे पुराना, हमारा सबसे पुराना साथी था। पिछले चुनाव में इनके साथ जाने के कारण हमारे नुकसान होना निश्चित था। हमने नुकसान को सहना मंजूर किया, लेकिन हमने साथ नहीं छोड़ा, साथ उन्होंने छोड़ा है। अब उन्होंने छोड़ा तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस विषय पर कोई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहूँ, ये हमारा तरीका नहीं है। इसका सबसे पहली बात तो यह है कि पंजाब के में आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्या है, देश के इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे संभावनाएं कम दिखती हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के अपने विस्तार के रास्ते पर चल पड़े हैं और इसलिए हम बार बार समझौता करके अपने आप को फिर से छोटा करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता उसके सदस्य हैं, सबकी बातों को लेकर के और फिर संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वो हम करेंगे। लेकिन मुझे संभावनाएं नहीं दिखती हैं, क्योंकि हम विस्तार की तरफ चल पड़े। देखिए, ये जो दोस्ती टूटी थी, ये कृषि कानूनों की वजह से टूटी थी। कृषि कानून अब आपने वापस ले लिया, यानी वो मुद्दा ही समाप्त हो गया जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए थे। इसलिए मैं ये कह रहा था कि आज की स्थिति में दरवाजे क्या आपके अब खुले हुए हैं, क्योंकि वो मुद्दा समाप्त हो गया। ठीक है सुधीर जी, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो गई हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, अब हमको 65 सीटों से प्लस पर लड़ने का मौका मिला। हमारे, आप बताइए, 40 साल शेर के मुंह में खून लग गया। नहीं, खून नहीं, 40 साल से हमारा वोटर बेचारा कहता था कि हम कमल पर वोट डालना चाहते हैं, कमल पर वोट डालना चाहते हैं। अब कमल पर वोट डालने का उसको मौका मिला है। अब हम फिर से इसलिए मैंने कहा कि मुझे संभावनाएं कम दिखती हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अब विस्तार है और रिजल्ट्स आने के बाद हमारे जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, प्रधानमंत्री जी और बाकी सब लोग जो विषय तय करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। ओपिनियन पोल्स ये कहते हैं कि पंजाब में केजरीवाल आप सबसे आगे हैं,
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है ही, चाहे अपनी सरकार बना पाए या ना बना पाए। आप इससे सहमत हैं कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छा गेन किया पंजाब में? मुझे लगता है कि कांग्रेस को और जो जो जिससे एक्सपेक्टेशन थी, वो लोगों का परफॉर्मेंस जो था उसकी नेगेटिविटी का कुछ फ़ायदा उनको ज़रूर मिला होगा। लेकिन पंजाब की जनता बहुत सजग है और बॉर्डर स्टेट होने के नाते सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, और सिक्योरिटी के इशू को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आप पार्टी को वो उतना सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी एक वातावरण तो बना था। आपने आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर भी खालिस्तान समर्थकों का साथ लेने का आरोप लगा दिया, तो अब आप देखिए, नहीं लगाया, उनके परम मित्र ने लगाया जी। और उसके बाद अब उसकी, आपको लगता है केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी? निश्चित रूप से गंभीरता से जांच होगी केजरीवाल के खालिस्तान के साथ, खालिस्तानी संगठनों के साथ। देखिए, जो आरोप उनके एक समय पार्टी के निर्माण के स्थिति से जुड़े हुए एक साथी ने लगाया, उनके वरिष्ठ साथी ने लगाया, वो बड़ा गंभीर आरोप है। और उस गंभीर आरोप को पंजाब के मुख्यमंत्री ने बतौर प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को उसके बारे में लिखा है। ये इसकी गंभीरता को बताता है। आरोप गंभीर, आरोप को आगे उसकी तहकीकात करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री है। तो भारत सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के बारे में इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि हम सब लोग जो भी काम करते हैं वो पूरी गंभीरता से करते हैं, इसलिए इसकी भी जांच गंभीरता से होगी। आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी तो पंजाब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और जिसका खंडन केजरीवाल जी ने आज दिन तक नहीं दिया है, यह बहुत ही खतरनाक बात है कि आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप जो देश के विरोध षड्यंत्र कर रहे हैं उनके साथ आप मिले हुए हैं और उनके समर्थन से आप सरकार बना रहे हैं। ये छोटा आरोप नहीं है। और इस आरोप के बारे में केजरीवाल जी बात को ट्विस्ट करते हैं, इधर उधर करते हैं और उसका जवाब नहीं देते हैं। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और देश को जानने का अधिकार है और देश को बताना उनकी जिम्मेवारी है। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उससे मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि बॉर्डर स्टेट में ये खतरे की घंटी तो होती ही है और है ही। जी, पर अब आप देखिए पूरे चुनाव में टेम्पलेट सेम है। ये मैं आपके विरोधियों का आरोप लगा रहा हूँ। यूपी में भी आपने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, पंजाब में केजरीवाल को खालिस्तान से जोड़ दिया, नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया। सो टेम्पलेट इज द सेम एवरीवेयर। नहीं, इसको जरा दूसरे ढंग से देखिए। सब जगह हमारे विरोधी दल सत्ता पाने के लिए देश के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बैठे हुए हैं और हम देश को मजबूत रखते हुए जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। दोनों के काम की शैली में अंतर है। हमने तो नहीं कहा अखिलेश जी को कि आप टेररिस्टों का ढोल पीटिए, हमने तो नहीं कहा कि उनको आप बचाइए, हमने तो नहीं कहा आजम खान आज जेल में है, आपके समय में बाहर होते हैं, मुख्तार अंसारी आज जेल में है और सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर क्यों नहीं निकाल देती है, अतीक अहमद क्यों नहीं बाहर निकल जाते, कानून का राज है, क्यों अंदर है? जुर्म सेम था, मुजरिम सेम था, नेता अलग था। समाजवादी पार्टी थी तो आप दंदना रहे थे, आज आप जेल के अंदर हैं। ये फर्क है। और इसका मतलब ये होता है कि अखिलेश जी देश के इंटरेस्ट को ताक पर रख करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना उनका स्वभाव है। अब ये टेम्पलेट ये है। अब आप दूसरी तरफ आइए। नवाब मलिक, अगर उसके विषय कहीं दाऊद से जुड़े हुए दिखते हैं और कुछ कागज़ उस तरीके के आते हैं, उन कागज़ों के आधार पर इंडिपेंडेंट एजेंसी कोर्ट में जा कर के परमिशन लेकर के उनसे मांगती है, तो इनमें ये इतना स्वाभिमान क्यों नहीं पैदा होता है एनसीपी में, शिवसेना में और कांग्रेस में कि वो कहें कि भाई देखो, अगर ये गड़बड़ी हुई है तो ऐसे लोगों के साथ हम साथ नहीं चलेंगे। इनको देश में पसंद नहीं है, इनको देश की मजबूती के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए आप खालिस्तान के विषय पर। एक गंभीर आरोप आप पर लगा है
कि आपके टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं। आप चीफ मिनिस्टर हैं, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, राजधानी के चीफ मिनिस्टर हैं। आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आपने उनके यहाँ ठहरे हैं, आपके मीटिंग हुई है, आपकी फंडिंग हुई है, ये सारे बात उन पर आरोप लगते हैं। क्या ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो कहें नो, नो एंड नो? आज दिन तक क्यों नहीं कह पा रहे हैं? नहीं कहने का मतलब यह है कि दाल में काला नहीं, दाल पूरी काली है। और फिर यहां पर आप देखिए कि आप पंजाब में सत्ता हथियाने के लिए आप देशद्रोहियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। यह है टेम्पलेट। और हमारे तरफ से हम जीते न जीते, हमें सफलता मिले न मिले, हिंदू सिख भाईचारे को एक साथ रख करके चलाना यह हमारी जिम्मेवारी है, और बॉर्डर स्टेट को मजबूत रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कृषि कानून को लेकर जितना भी इस देश में आंदोलन चला, उसका असर आपने पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखा? आपको लगा आपको नुकसान हुआ उसकी वजह से? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह कानून किसानों के हित का था और किसानों को बहुत इससे हितकारी स्थिति हो रही थी और होनी थी और होगी भी है, होनी थी। सबसे पहली बात तो ये सुधीर जी कि ये सारे देश का किसान का आंदोलन नहीं था। आपने खुद ही कहा, कुछ वेस्टर्न यूपी में, कुछ पंजाब में, कुछ हरियाणा में सीमित था। उनके रीजंस भी अलग अलग थे। उन रीजंस को तूल देते हुए आंदोलन लंबे समय तक चला। उन्होंने चलाया भी, उन्होंने अपने ढंग से इसको आगे बढ़ाया भी। प्रधानमंत्री जी ने एक अभिभावक की तरह, एक देश के रक्षक की तरह ये कहा कि कानून किसानों के पक्ष का था, हम समझा नहीं पाए। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के मुद्दों से बड़ा देश का मुद्दा था, तो देश के मुद्दे के लिए और अभिभावक की तरह हम नहीं समझा पाए, हम इसको पूरी तरीके से वापस लेते हैं। और हमको चुनाव में ये मुद्दा दिखने को मिला भी नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे ये कहीं भी देखने को मिला नहीं कि इसके कारण कोई नाराज़गी है या कोई इस तरीके की है। और जो लोग किसान जो नेताओं के कारण भ्रमित भी हुए थे, वह भी मोदी जी के इस जेस्चर के कारण उन्होंने उसको बहुत पॉजिटिवली स्वीकार किया और उसको उस तरीके से लेकर के चले। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यह मुद्दा कोई चुनाव में असर करने वाला है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में चुनाव हुआ था जब किसान आंदोलन पूरे चरम पर था। बाई इलेक्शन था, अभय चौटाला की विधानसभा थी, सीट का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें हुआ। हम जब पहले बार चुनाव हुआ था तो हम तीसरे नंबर पे थे अभय चौटाला में। इस बार जब चुनाव हुआ तो हम बहुत कम मार्जिन से हम सेकंड नंबर पर आए, कांग्रेस फेंका गई। तो ये लोग तो किसान आंदोलन की डफलियां बजाते थे, तो वोट तो उनको पड़ना चाहिए था, तो बीजेपी कहाँ से आ गई? तो किसान आंदोलन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इस रीजन में भी मिला है और अच्छा समर्थन मिला है। जब आप हमको लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के हमारी मूवमेंट को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भी हरियाणा की जनता ने हमको समर्थन दिया। हम कम वोटों से सेकंड नंबर पर हम रहे, हम कम वोटों से, कम अंतराल से हम। तो इन पार्टियों का फिर आप क्या भविष्य देखते हैं? जैसे आरएलडी है, जयंत चौधरी की पार्टी है, वो केवल इसी मुद्दे पर खेल रहे हैं कि उन्हें इस आधार पर वोट मिल जाए। उधर अकाली दल ने भी यही कोशिश की। इनका अब इन चुनावों के बाद क्या भविष्य आप देखते हैं? देखिए, सोच जैसी होगी वैसा ही उत्तर मिलेगा। मैं कई बार बोलता भी हूं, ये पॉलिटिक्स में परिवार के कारण पहुंचे हुए। इनके बुजुर्गों ने किसी समय में अच्छी लड़ाई लड़ी है और मुद्दों पर लड़े हैं, उसके कारण ये आगे बढ़े हैं। और मैं तो मानता हूं कि देश के प्रजातंत्र के लिए ये खतरा है, रीजनल पार्टीज भी और पारिवारिक पार्टीज भी। और रीजनल पार्टीज भी अब पारिवारिक पार्टी ही बन रही हैं, और ये देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, न ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, ये कुछ सूबों में सीमित हो गई है, रीजनल पार्टी बन गई है।
और ये पारिवारिक पार्टी बन गई है, भाई बहनों की पार्टी बन गई है। तो जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो राष्ट्रीय नहीं रही, तो बाकी तो की तो उत्पत्ति रीजनल हुई थी। ऊपर उठा के देखिए। तो आपके हिसाब से तो एक ही राष्ट्रीय पार्टी बची अभी पूरे देश में? मैं मानता हूं आइडियोलॉजिकल बेस्ड कंसिस्टेंसी राइट फ्रॉम 1950s, एक साथ बढ़ने वाली पार्टी और हमेशा बढ़ने वाली पार्टी, सतत जिसका ग्रोथ बढ़ता गया है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, और उसमें आपका जो बेटा है वो बीजेपी अध्यक्ष नहीं बनेगा आपके बाद? बिल्कुल संभव ही नहीं है। और हो सकता है कि हमारे रहते राजनीति में भी न रहे। आखिर पार्टियां, सुधीर जी, उसका प्रजातंत्र कैसे बचेगा? और हिमाचल प्रदेश में हमने एक सीट हार ली, हमने एक सीट अभी बाई इलेक्शन में हार ली। हम बेटों को देकर के, परिवार को देकर के सीट जीत सकते थे, हमने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज। वी आर रेडी टू पे द प्राइस। लेकिन आखिर पार्टी का कार्यकर्ता क्यों काम करेगा और बाकी पार्टियों के की स्थिति कमजोर क्यों हो रही है? वाई आर दे वो उनके सेहत में गिरावट क्यों आ रही है? उनकी सेहत में गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं रह गई है, इनर्शिया नहीं रह गया है। आखिरी सवाल आपसे, अब ये जो चुनावों के नतीजे आएंगे 10 मार्च को, इसे आप प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी मानेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर जहां आपकी सरकार है वहां पर उन पर टिप्पणी है, या बीजेपी अध्यक्ष होने के नाते आपके नेतृत्व शैली पर भी टिप्पणी है? देखिए, हमारे यहाँ हम सब लोग, मैं सुधीर जी थोड़ा इसका विस्तार से जवाब दूंगा। हमारे यहाँ क्या होता है, आपके मतलब जनरली मीडिया की तरफ से कोई इलेक्शन होता है तो ये क्या सेमीफाइनल है, ये क्वार्टर फाइनल है, ये फाइनल है। मैं मानता हूँ हर इलेक्शन, हर स्टेट, हर समय, हर परिस्थिति में अलग होता है और उसके लिए जिम्मेवारी अगर हम कलेक्टिवली सोचते हैं और कलेक्टिवली ही हम श्रेय को भी लेते हैं और नुकसान को भी लेते हैं। अगर आप बात करें इस चुनाव को, तो सबसे बड़ी शख्सियत और सबसे ज़्यादा जिनकी फॉलोइंग और सबसे ज़्यादा जिनका विश्वास है वो प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी का फॉलोइंग, उसका उपयोग हर स्टेट में, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी ले रही है। दूसरी बात, हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्रमोद सावंत हो, पुष्कर सिंह धामी हो, योगी जी हो या एन बीरेन सिंह जी हो, इन सब ने मोदी जी के कार्य को लेटर और स्पिरिट में नीचे पर इंप्लीमेंट किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अच्छे तरीके से पहुंची है, शौचालय योजना का काम अच्छे से हो रहा है, आयुष्मान भारत का काम अच्छे से हो रहा है, हर एक तरीके की जो सुविधा, अब मणिपुर में गो टू हिल्स, गो टू विलेजेस, सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम में के माध्यम से मोदी जी की सारी स्कीम्स पहुंच रही हैं। मेन स्ट्रीमिंग हुई है, रेलवे लाइन पहुंच गया है, इम्फाल तक रेल लिंक हो जाएगा, विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। यहाँ 4 धाम रोड तैयार हो गया है, टूरिज्म डेवलप हो गया होगा। और सब जानते हैं कि मोदी जी का एक विशेष लगाव, तो इन सब चीज़ों का भी इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसी तरीके से काडर गैल्वेनाइज्ड हुआ था कि नहीं हुआ था, तो हम कहेंगे कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ऐसा नहीं है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैडर को गैल्वेनाइज करना हमारा काम है, नेतृत्व को सही परिप्रेक्ष्य में जनता के सामने रखना हमारा काम है। तो इसलिए यह जो नतीजे आएंगे वो अच्छे आएंगे और उसका श्रेय मोदी जी से मोदी जी को देंगे ही, और मोदी जी का है ही है। लेकिन उनके साथ साथ सब लोगों ने इसमें अपना योगदान किया है और उन सब के योगदान होने के साथ साथ काम होता है। और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम कहेंगे कहीं कोई कमी रह जाएगी तो वो मेरी जिम्मेवारी, जो जहां हारेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। हम हारेंगे ही नहीं, हारेंगे ही नहीं, हम जीतने वाले हैं। और लेकिन फिर भी चुनाव के दौरान कुछ कमियां आती हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी 100% चुनाव में हमने कोई गलती नहीं की। कोई गलती हुई होगी तो हमारी जिम्मेवारी है, वो मैं लेता हूँ। थैंक यू सो मच नड्डा जी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.